Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the झारखंड के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, झारखंड के जो इलेक्शंस हैं उनको अनाउंस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्हीं इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अलायंस है उनके द्वारा सीट शेयरिंग के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है उसको कैरी किया गया। स्टूडेंट्स, हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अलायंस है सीट शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको झारखंड के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ज़रूर से होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि झारखंड का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि झारखंड कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अपना एरिया है वो शेयर करते हैं झारखंड के साथ में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम झारखंड के क्रिएशन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 2000 के समय इसको स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया था। उसी समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा छत्तीसगढ़ है उसको भी स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो दिया गया। उत्तराखंड को, जिसको कि उत्तर प्रदेश से सेपरेट करते हुए स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो दिया गया था। तो आप देखिए कि झारखंड को सेपरेट किया गया बिहार से, तो बिहार के साथ तो अपना बॉर्डर एरिया है वो शेयर करता है। इसके अलावा स्टूडेंट, झारखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है, सपोज कीजिए झारखंड है, झारखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वो अपना एरिया शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ में। आप देखिए कि सदर्न पार्ट के वहाँ पे आपको उड़ीसा का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। सदर्न पार्ट के अंदर उड़ीसा का जो यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया है वो सिचुएटेड है। ईस्टर्न पार्ट के रिगार्डिंग में या नॉर्दर्न पार्ट के पर्सपेक्टिव से आपको जो प्रेजेंस है वो वेस्ट बंगाल का देखने के लिए मिलता है। वेस्ट बंगाल के साथ अपना एरिया शेयर किया जाता है। और स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि झारखंड का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। स्टूडेंट, सोनभद्र के बारे में आपको एक जानकारी ये होना चाहिए कि इंडिया का जो पावर का जो डिमांड है, पावर का जो कंजप्शन का जो डिमांड है, मैक्सिमम हमारे जो पावर प्लांट्स हैं उनका जो प्रेजेंस आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश का या हमारी कंट्री का जो एनर्जी डिमांड है उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें सोनभद्र के ही बारे में, आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए सोनभद्र के पर्सपेक्टिव से कि 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके साथ अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है सोनभद्र के द्वारा, जिसके अंदर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अलावा आप देखिए कि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अलावा स्टूडेंट्स आपको झारखंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और बिहार है। ऐसे 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है सोनभद्र के द्वारा। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे स्टेटहुड का जो स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस किया। तो आप देखिए कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है फजल अली कमेटी के बाद में जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है, जिसको कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से भी जाना करते हैं, उस समय आप देखिए कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी है वो इंडिया के अंदर हुआ करते थे। उसके बाद में आप देखिए कि गुजरात स्टेट है, कुछ यूनियन टेरिटरी है, उनको बनाया गया। रिसेंटली भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सेंटर के पास में कम्प्लीटली पावर है, जम्मू एंड कश्मीर जो एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था उसको 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर बाइफरकेट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के समय में। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो जर्नी है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। इसको आप ज़रूर से रीड करना, आपका जो पॉलिटी का बुक है उससे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट पावर है जो सेंटर के पास में है कि किसी भी एरिया को किसी अदर स्टेट के अंदर ऐड किया जा सकता है, उसको यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो भी दिया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि स्टेट्स का जो सॉवरेनिटी है वो आपको इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कि सेंटर ही कम्प्लीटली यहाँ पे पावरफुल है। और जो स्टेट का जो क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 4 के अंदर में कि सेंटर के पास, सेंटर के द्वारा किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उन प्रपोजल्स को इनिशिएट किया जाएगा। उसके बाद में आप देखिए कि स्टेट जहाँ पे एरिया को चेंज करना है उनके साथ में भी जो कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने के लिए मिलेगा उन इनिशिएटिव्स के थ्रू में। स्टूडेंट, जब भी हम झारखंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो संताल का जो एरिया है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जो राजमहल हिल्स हैं जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज होने की वजह से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा वहाँ पे एक रिपोर्ट है उसको भी पब्लिश किया गया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें संताल जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि 1856 का जो समय है, बिफोर द 1857 रिवोल्ट से पहले संताल जो कम्युनिटी है उनके द्वारा आप देखिए कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है या जो रिवॉल्यूशन है उसको कैरी आउट किया गया था राजमहल हिल्स का जो एरिया है उसी के रिगार्डिंग में।
इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड के ही पर्सपेक्टिव से, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है वो भी आपको ट्राइबल्स का जो रेजिस्टेंस है, बिरसा मुंडा का जो रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से भी आपको न्यूज़ के अंदर में या आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उसको रीड किया होगा। अगर हम डिस्कस करें भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, तो उनको धरती अब्बा के नाम से भी जाना करते थे। 15 नवंबर का जो डे है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि 56 का जो संताल रिवोल्ट है उसको भी आप देखिए कि सूल दिवस के रूप से हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा मन की बात प्रोग्राम के अंदर मेंशन किया गया था जून के मंथ के दौरान में। संताल रिवोल्ट के अगर हम लीडर्स के बारे में बात करें तो सीडो एंड कानू नाम के जो पर्सन हैं वो उसके दो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो हुआ करते थे, जिनके द्वारा कम्प्लीटली जो संताल ट्राइबल कम्युनिटी है उसको राजमहल हिल्स के एरिया के अंदर में एक जगह आप देखिए कि रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग में जो मोटिवेट है उनके द्वारा कैरी आउट किया गया। तो स्टूडेंट्स ये झारखंड के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखिए कि यहाँ पे झारखंड के जो एक्टिंग डीजीपी हैं उनको भी रिमूव किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जब भी डीजीपी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन हुआ करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस हैं 2018 का, उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि 2006 के समय प्रकाश सिंह केस है उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना गाइडलाइंस उनको इश्यू किया गया था। उसी केस का एक्सटेंशन के दौरान में आप देखिए कि 2018 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी कुछ गाइडलाइंस उनको इश्यू किया गया कि किसी भी स्टेट के अंदर जो डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट है वो यूपीएससी के थ्रू इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। आप देखिए कि स्टेट के वहाँ से कुछ नेम्स हैं उनको सजेस्ट किया जाएगा जिनका यहाँ पे टेन्योर बचा है, क्योंकि डीजीपी को फिक्स टेन्योर प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में प्रकाश सिंह केस के अंदर जो सजेस्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो 2018 के अंदर ये प्रोसेस लाया गया कि जो नेम सजेस्ट किए जाएंगे उनको यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे इंटरव्यू किया जाएगा और इंटरव्यू के ही बाद में आप देखिए कि उनका जो नेम है उसमें से किसी एक पर्सन है उसको चूज करना होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ स्टेट्स के द्वारा आप देखिए कि इस प्रोसेस को रजिस्ट भी किया गया था। स्टेट्स के द्वारा इस प्रोसेस को रजिस्ट इस वजह से किया गया क्योंकि जो पुलिस जो सब्जेक्ट है एज ए पुलिसिंग का जो सब्जेक्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें वो आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि यूपीएससी एक एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा इस प्रोसेस को बाईपास करने के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक्टिंग डीजीपी है उनको अपॉइंट किया जाता है। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर ये आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल डीजीपी का जो पोस्ट है उसके लिए नाम अपॉइंट करते हुए उनके द्वारा एक्टिंग डीजीपी है उनको अपॉइंट किया जाएगा, जिससे कि इस प्रोसेस से या यूपीएससी के द्वारा जो सजेस्टेड नेम्स हैं उनको बाईपास किया जा सके। उन पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेट के अंदर रूल है उनके फेवरेट पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सके। पुलिसिंग एज ए स्टेट लिस्ट के बारे में अगर हमने डिस्कस किया है तो आपको यहाँ पे दिल्ली के पर्सपेक्टिव से भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि दिल्ली प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के वहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जिसके ऊपर सेंटर का जो कम्प्लीटली पावर है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है और पुलिसिंग है। आप देखिए कि दिल्ली के वहाँ पे आपको डीजीपी भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे कमिश्नर और पुलिस हुआ करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे एविएशन सेक्टर के बारे में है। एविएशन सेक्टर के अंदर आप देखिए कि पर डे के बेसिस पे 20 बॉम्ब का जो थ्रेड्स है वो मिला करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन को कैरी आउट किया गया है कि किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए, एविएशन सेक्टर के अंदर में जो बॉम्ब का जो थ्रेड्स है उनको रिड्यूस किया जा सके। और अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले IC-814 जो 99 के समय प्लेन हाईजैकिंग का एक जो इंडिया के अंदर प्लेन हाईजैकिंग देखने के लिए मिला था उसके रिगार्डिंग में एक वेब सीरीज है उसको भी रिलीज़ किया गया था। काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था उसके रिगार्डिंग में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कुछ आप देखिए कि उनसे नेटफ्लिक्स जो प्लेटफॉर्म है उससे जवाब भी मांगा गया था। तो स्टूडेंट्स एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में अगर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करें तो हमारे कंट्री के अंदर 1978 के समय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसको सेटअप किया गया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है जिसको सेटअप किया गया था 1978 के समय में। बट आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में आपको जो कनिष्का का जो ट्रेजेडी है 1985 के समय, जो इस समय हमारा कनाडा के साथ में जो रिलेशंस न्यूज़ के अंदर में है, आप देखिए कि उसी समय कनाडा के वहाँ पे जो कनिष्का का जो एयरलाइन का जो ट्रेजेडी है वो सामने आता है।
जो यहाँ पे रेडिकल जो पर्सनस हैं उनके द्वारा उस जो बॉम्बिंग है उसको कैरी आउट किया गया था। इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में वो टॉपिक हमेशा आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, या आपको उसका इंडिया कनाडा के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आफ्टर द कनिष्का ट्रेजेडी के बाद में 1989 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसको इंडिपेंडेंट जो डिपार्टमेंट है उसके रूप से सेटअप किया गया। स्टूडेंट, जब भी हम सिविल एविएशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं तो यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1945 के समय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किया गया था यूएन के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? कनाडा के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। कनाडा के अंदर आप देखिए कि एक जगह है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स कनाडा के ही पर्सपेक्टिव से, तो आपको काफ़ी बार ओटावा जो डिक्लेरेशन है वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओटावा डिक्लेरेशन आप देखिए कि 1996 के समय जो आर्कटिक काउंसिल को इस्टेब्लिश करना था, आर्कटिक काउंसिल को उसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया। 8 कंट्रीज़ का वो ग्रुप है आर्कटिक रीजन के अंदर, जिन कंट्रीज़ का प्रेजेंस है, जिस कंट्रीज़ को हम याद करते हैं, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन है। इसके अलावा आप देखिए कि यूएस है, कनाडा है एंड रसिया आपको उसके पार्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। क्या स्टूडेंट्स इंडिया भी आर्कटिक जो काउंसिल है उसका पार्ट है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। इंडिया एज ए एसोसिएट मेंबर के साथ में है। इंडिया के काफ़ी सारे आपको जो रिसर्च स्टेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे आर्कटिक का जो रीजन है वहाँ पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव से है। दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स हैं, आप देखिए कि उनको अरेस्ट किया गया था हमारी जो एजेंसीज है उनके द्वारा। अभी उनको जो बेल है वो ग्रांट किया गया, तो कोर्ट के द्वारा उस केस के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि जो पीएमएलए का जो यहाँ पे लॉ है उसको भी सुपरसीड करता है हमारा जो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 बेसिकली क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आप देखिए आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। और हर एक पर्सन, चाहे वो प्रिजनर हो, चाहे वो अक्यूज्ड हो या ट्रायल फेज के अंदर में हो, उसके जो ट्रायल्स हैं उसको स्पीडी वे के अंदर कंडक्ट किया जाए एजेंसीज के द्वारा, यहाँ पे कोर्ट्स के थ्रू, तो उसका ये बेसिक राइट है। आप देखिए आर्टिकल 21 है उसको सुपरसीड किया गया है। पीएमएलए के जो यहाँ पे चार्जेज हैं या बेल कंडीशन को जो यहाँ पे रोकने वाले जो चार्जेज हैं उसको भी सुपरसीड करता है आर्टिकल 21। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि आप फंडामेंटल राइट के द्वारा जो स्टेट का जो डेफिनेशन है आर्टिकल 12 के अंदर में, क्या उसके रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको इम्पोज करता है। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या वो नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है फंडामेंटल राइट का उसको आपको पता होना चाहिए। जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 के अंदर में उनके बारे में मेंशन है, जो बेसिक 6 राइट्स यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वीन ऑफ झांसी के बारे में है। आप देखिए क्वीन ऑफ झांसी का जो यहाँ पे स्टैचू है उसको अदर एरियाज़ के अंदर में शिफ्ट किया जाएगा, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है दिल्ली के अंदर में। और जिस एरिया के अंदर इसको किया जाएगा वो कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा बताया गया है कि वो जहांगीर के समय उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा बताया गया है कि उनको शाहजहाँ के समय कंस्ट्रक्ट किया गया है। रानी झांसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट में वो यहाँ पे रजिस्ट करती हैं। उनके द्वारा 1857 का जो रिवोल्ट है उसके अंदर में कंट्रीब्यूट किया गया था। उनके जो गंगाधर राव हैं उनके हस्बैंड, उनके डेथ के बाद में झांसी का जो आप उनका अडोप्टेड सन है उन्हीं के थ्रू आप देखिए कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि जो नाना साहिब हैं जिनको कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा निकाल दिया गया था, पेशवा के जो सन हुआ करते थे नाना साहिब हैं। नाना साहिब के द्वारा बेसिकली उनके एक फ्रेंड है जिनके द्वारा रानी झांसी है उनको उनके रेजिस्टेंस के अंदर में उनको कंट्रीब्यूट किया गया था, जिनको कि हम तांचा टोपे के नाम से जाना करते हैं। तो रानी झांसी का जो स्टैचू है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उसको शिफ्ट किया जाएगा किसी अदर एरियाज़ के अंदर में। कोर्ट का जो बैटल है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा WHO के वहाँ पे प्रपोज किया गया है कि इंडिया को जो बेसिकली जो काला जार है उसके एलिमिनेशन के रिगार्डिंग में जो सर्टिफाइड है वो किया जाए। अब आप देखिए कि इसका WHO का जो सर्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि काला जार से फ्री है या नहीं है कोई भी एक कंट्री।
कि वहाँ पे बेसिकली जो 10,000 पर्सनस हैं, 10,000 पर्सनस के अंदर में अगर कोई आपको एक केस देखने के लिए मिलता है, अंडर द 10,000 पर्सनस के अंदर अगर कोई एक केस है काला जार का, तो उस समय में आप देखिए कि उसको WHO के द्वारा कंटिन्यूस 2 ईयर्स के रिगार्डिंग में ये डाटा है, तो उनको बेसिकली यहाँ पे कालाजार फ्री का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। जैसे कि अभी देखिए रिसेंटली बांग्लादेश को वो दिया गया, इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे सर्टिफाइड है, उसके रिगार्डिंग में जो रिक्वेस्ट है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे कालाजार के पर्सपेक्टिव से, तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके एलिमिनेशन का जो टारगेट है वो WHO एंड इंडियन अथॉरिटीज़ के थ्रू भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वन ऑफ द डेडलीस्ट आप देखिए कि पैरासाइट जो डिजीज आपको देखने के लिए मिलता है, पैरासाइट का वन ऑफ द डेडली ये डिजीज है जो कि बेसिकली मलेरिया के बाद में आपको सेकंड नंबर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। बांग्लादेश के द्वारा अभी रिसेंटली कालाजार फ्री का जो स्टेटस है उसको अचीव किया गया। प्रोटोजोआ जो पैरासाइट है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट करता है। इन्फेक्टेड जो सैंड फ्लाई है, इन्फेक्टेड जो फीमेल सैंड फ्लाई है, उसके बाइट के थ्रू ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है वो ट्रांसमिट करेगा किसी भी एक पर्सन के रिगार्डिंग में। तो सैनिटेशन है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यहाँ पे पिलर है। अगर आपको कालाजार फ्री स्टेटस है उसको अचीव करना है, सैनिटेशन आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पिलर है। हमारे इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश के भी हैं, जहाँ पे आप देखिए कि उस तरीके का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो एक रोल प्ले करती है वहाँ पे इस तरीके का जो सिचुएशन क्रिएट होने के रिगार्डिंग में। और इसके अलावा पुअर सैनिटेशन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो 70% कालाजार के जो केसेज हैं वो आपको इन्हीं एरियाज़ के वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। WHO के द्वारा 2020 का जो टारगेट है वो रखा गया था इस नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज है उसको एलिमिनेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पर्सपेक्टिव से है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जिसको कि 1993 के समय स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और 90 के समय इसका जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो न्यू चेयरमैन पर्सन है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनके टेन्योर के पर्सपेक्टिव से, तो 65 और 3 ईयर का जो टेन्योर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी यहाँ पे टेन्योर कंप्लीट होता है उसके बाद में न्यू पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए जो हमारा वुमेन कमीशन है उसके हेड के बारे में। स्टूडेंट, जब भी हम वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर में जो वुमेन कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुए हैं जिनके अंदर वुमेन्स के एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग में जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि मैक्सिको के अंदर में 1975 के समय मैक्सिको सिटी नाम का जो जगह है वहाँ पे जो फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद में आपको हेगन नाम की जो जगह है 1980 के समय में, नैरोबी का जो एरिया है 1985, नैरोबी तो आपको पता होगा ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है, केन्या का वो कैपिटल है। या केन्या के द्वारा जो लेक विक्टोरिया है उसके साथ में अपना एरिया शेयर किया जाता है या नहीं किया जाता, ये भी हमने काफ़ी बार न्यूज़पेपर के ही डिस्कशन के अंदर उसको रीड किया है। इसके अलावा आप देखिए कि 95 के समय जो बीजिंग के वहाँ पे जो वुमेन का जो कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये वुमेन कॉन्फ्रेंस है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारे आप देखिए कि जो माइनिंग का एरिया है, माइनिंग से जो डस्ट यहाँ पे जनरेट होता है उस डस्ट को कार्बन कैप्चर के रिगार्डिंग में यूज़ किया गया है। जो हमारे टी प्लांटेशन के, टी गार्डन के जो एरियाज है वहाँ पे किसी एक पर्सन के द्वारा अपने जो प्राइवेट फार्म्स है वहाँ पे इनको यूज़ किया गया इनिशियल फेज के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो जियोकेमिकल का जो प्रोसेस है, रॉक का जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू यहाँ पे रॉक के अंदर जो ब्रेक है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं वो हुआ करते हैं। ओशन बेसिकली मेजर यहाँ पे एक रोल प्ले करता है, कार्बन का जो सिंक वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि कार्बन कैप्चर के ही रिगार्डिंग में जो डस्ट है उसको यूटिलाइज किया गया है यहाँ पे जो टी के जो गार्डन्स है, तो एक इनिशिएटिव है जिसको कि आप अपने आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हो। इंडिया के अंदर जो टी ड्रिंकिंग है उसके प्रोसेस के बारे में मेंशन है कि इंडिया के अंदर आप देखिए कि जो चाय है वो किनके द्वारा लाया गया था। जो ब्रिटिश, जब कॉलोनियल एरा का जब समय हुआ करता था, ब्रिटिश पर्सनस के द्वारा इंडिया के अंदर जो टी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर जो टी का जो गार्डन्स हैं, टी के जो गार्डन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारा जो आसाम का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट्स हैं, वहाँ पे आपको जो टी के जो गार्डन्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे।
स्टूडेंट, टी के अगर हम प्लांटेशन के बारे में बात करें तो टी का जो प्लांट हुआ करता है उसको मोर वाटर का यहाँ पे ज़रूरत हुआ करता है, बट आप देखिए कि वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हिली एरियाज़ के रिगार्डिंग में या इस तरीके का जो टेरेन का एरिया है वहाँ पे आपको टी का जो प्लांटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे बारिश तो काफ़ी चाहिए, इस प्लांट को बारिश तो काफ़ी रिसीव होना चाहिए, बट पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए, उसका जो रूट के अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए, इस तरीके का भी डिमांड हुआ करता है। तो इसी वजह से आपको इस तरीके का जो जोग्राफिकल टेरेन है वहाँ पे टी का जो प्लांटेशन है वो देखने के लिए मिलता है। आसाम के वहाँ पे भी आप देखिए कि मेजरली जो जो चाय के जो यहाँ पे गार्डन्स हैं वो आसाम है, सिक्किम का एरिया है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। जो आप देखिए कि दोवार का जो रीजन है, जो दार्जिलिंग के जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो दोवार का जो रीजन है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का पार्ट है, तो ये दोवार का रीजन टी का जो प्रोडक्शन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर में। टी का जो प्रोडक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि डिस्कस ये किया गया है कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन जो पर्सनस हैं उनके द्वारा आप देखिए कि वन ऑफ द हाईएस्ट कंजप्शन आपको टी का देखने के लिए मिलता है। इंडिया का आप देखिए कि लार्जेस्ट कंजप्शन है, फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया का रैंकिंग है एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर कॉफ़ी के अगर हम कंपेयर करें तो कॉफ़ी से 15 टाइम्स मोर टी का जो ड्रिंकिंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। अब टी के रिगार्डिंग में अगर हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो आप देखिए कि इसकी जो लीव्स हैं उसके अंदर एरोमा, जो फ्रेगनेंस का जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है। कुछ विटामिन्स का भी प्रेजेंस है, कुछ एंटी जो टॉक्सिक आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में जो एंटिक जो सब्सटेंस है उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी भी रेगुलेशन के रिगार्डिंग में टी का जो इम्पोर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है अगर हम कॉफ़ी के साथ इसको कंपेयर करें तो। स्टूडेंट्स, क्या इंडिया के अंदर कॉफ़ी का भी जो प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है तो आप देखिए कि बाबा भूदान हिल्स हैं कर्नाटक के, वहाँ पे एक बाबा भूदान हिल्स के अलावा रोबस्टा कॉफ़ी है, अरेबिका कॉफ़ी है। और स्टूडेंट्स, अराकू वैली जो आंध्र प्रदेश के वहाँ पे अराकू वैली जो सिचुएटेड है जहाँ पे आपको कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। टी का जो प्रोडक्शन है वो भी सदर्न इंडिया के अंदर हुआ करता है, मुन्नार का जो एरिया है वहाँ पे टी का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे रैंकिंग ये पता होना चाहिए कि जो कंजप्शन है इंडिया का, जो कंजप्शन है वन ऑफ द हाईएस्ट है क्योंकि पॉपुलेशन भी काफ़ी अधिक है। टी का जो प्रोसेस भी आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर में कॉमन, आप देखिए कि किसी भी पर्सन के द्वारा 2 to 3 टाइम्स जो टी का जो ड्रिंकिंग प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे टी के ही बारे में तो आप देखिए कि 1813 का जो चार्टर एक्ट हुआ करता था उसके थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कम्प्लीटली मोनोपोली है उसको अबोलिश कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। पर 1813 का जो लॉ है, जो चार्टर एक्ट है, उसके थ्रू टी के थ्रू ही उनको जो मोनोपोली उसके रिगार्डिंग में एक्सेप्शन है कि चाइना के थ्रू जो ट्रेड हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का और जो चाय के अंदर जो ट्रेड हुआ करता था, तो चाय और चाइना का जो प्रोसेस है उसका एक्सेप्शन आपको 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि इंडिया के अंदर जो टी बोर्ड है, इंडिया के अंदर जो टी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2022 का जो पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में कि जो टी बोर्ड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। आपको जब भी कोई जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में मेंशन है या जो जोग्राफिकल इंडस्ट्री है कहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ करता है, ये सब प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि मेंस का जो GS1 का जो पेपर है, GS1 के पेपर के अंदर जो सिलेबस को जब आप रीड करोगे तो इंडस्ट्री लोकेशन आपको एक टॉपिक देखने के लिए मिलता है, तो इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन के रिगार्डिंग में भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, प्रोसेस फूड के बारे में है, आप देखिए कि प्रोसेस फूड का यहाँ पे डायबिटिक का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि डायबिटिक या जो ब्लड प्रेशर को चेंज करना, इस प्रोसेस फूड का जो इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो फॉरेस्ट फायर की वजह से और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और आप देखिए कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो हमारे जो अर्थ का जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे बोरियल जो आपको एरियाज़ देखने के लिए मिलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कार्बन का जो एमिशन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। जो यूरेशिया का एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका का एरिया है। और स्टूडेंट्स, हमें CO2 का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, ये तो हमारा जो IPCC है उसका भी यहाँ पे टारगेट है कि CO2 को कंट्रोल करना है, जिसकी के थ्रू आप देखिए कि समय समय पे कोप का जो मीटिंग है, UNFCCC का जो मीटिंग है उसको
ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के बारे में है। 5 न्यू लैंग्वेज है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। क्या यूपीएससी के द्वारा इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2014 के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था ओडिया लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से कि रिसेंटली कौन सा लैंग्वेज है जिसको कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। तो आप देखिए किसको हम याद रख सकते हैं। अर्लियर फेज के अंदर कुछ लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलती थी। हमारे जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, केरल के अंदर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, मलयालम है। कर्नाटक के वहाँ पे आपको कन्नड़ देखने के लिए मिलेगा। तमिलनाडु के वहाँ पे आपको तमिलनाडु के वहाँ पे तमिल है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे आपको तेलुगु लैंग्वेज है। तो आप देखिए कि 4 लैंग्वेज हमारे सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट्स के हैं। 4 लैंग्वेज यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट्स के हैं। एक संस्कृत लैंग्वेज है, एक ओडिया लैंग्वेज है। तो अर्लियर फेज के अंदर ये जो 6 लैंग्वेज हैं इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस हुआ करता था। इसके कुछ क्राइटेरियाज भी हुआ करते थे कि लैंग्वेज का जो यहाँ पे लैंग्वेज कम से कम 1500 to 2000 के आसपास उसका जो आप देखिए कि पुरानी होना चाहिए, उतना उसका ट्रेडिशन होना चाहिए। जो प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है उसका जो डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, जो एंशिएंट समय में जो लैंग्वेज यूज किया जाता था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स किसी भी लैंग्वेज का कॉपी है वो नहीं होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज से उसका सिमिलरिटी है वो नहीं होना चाहिए। बट आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा क्राइटेरियाज को कुछ यहाँ पे चेंज किया गया और जो प्रेजेंट समय में कुछ 5 जो न्यू लैंग्वेज हैं जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, जिसके अंदर एक मराठी है। मराठी के अलावा आप देखिए कि बंगाली है। बंगाली के अलावा आसामीज जो लैंग्वेज है आसाम के अंदर जो बोली जाती है, और पाली और प्राकृत है। अब लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखिए कि हमारे जो फर्स्ट नोबल ल्यूरेट हैं, फर्स्ट जिनको नोबल जो दिया गया था, तो उन जो पर्सन है वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं। टैगोर साहब को 1913 के समय में जो गीतांजलि है, गीतांजलि जो उनका राइटिंग है उसकी वजह से उनको नोबल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के अंदर में। तो उनका बंगाली के अंदर में आपको राइटिंग्स देखने के लिए मिलते हैं। हमारा जो नेशनल एंथम है उनके द्वारा आप देखिए कि बंगाली का ही कुछ यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेशनल एंथम को कांग्रेस के किस सेशन के अंदर फर्स्ट टाइम गाया गया था, और नेशनल सॉन्ग को किस कांग्रेस सेशन के अंदर फर्स्ट टाइम गाया गया, ये भी आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या 1911 का कैलकाटा सेशन है या 1896 का कैलकाटा सेशन है जिसके अंदर जो नेशनल एंथम एंड सॉन्ग को गाया गया था फर्स्ट टाइम। तो हम अगर बात करें बंगाली के बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि आसामीज़ के बारे में डिस्कस करें तो आपको शंकरा देवा के बारे में पता होना चाहिए। नियो वैष्णव कॉन्सेप्ट के जो मेन आप देखिए कि उनके द्वारा नियो वैष्णव कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से प्रमोट किया गया था। पाली और प्राकृत लैंग्वेज आपको बुद्धिज्म के दौरान में आप देखिए कि सातवाहना जो एम्पायर हुआ करता था, सातवाहना एम्पायर जो कि मैट्रियार्कल सोसाइटी का प्रेजेंस वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी उनका माँ का नाम हुआ करता था जिसको वो नेम के साथ में यूज करेंगे। तो पाली और प्राकृत है जिसको दिया गया है, मराठी लैंग्वेज है उसको भी स्टेटस यहाँ पे दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का। तो ये न्यू डेवलपमेंट है क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के बारे में। इंडियन रेलवे के रिगार्डिंग में समय समय पे आपको कैजुअलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। तो इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्ट्रेस वन काइंड ऑफ मेन फैक्टर है। आप देखिए कि रेलवे के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, रेलवे के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको 2 टाइप्स ऑफ रेलवे के अंदर में जो ट्रेन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या तो यहाँ पे फ्राइट का ट्रेन है, फ्राइट मीन्स कि गुड्स के रिगार्डिंग में, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि 2006 के समय डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है उनको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। वेस्टर्न रीजन के अंदर में, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, सदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट का अलग अलग एरियाज़ के अंदर आपको फ्लाइट के जो कॉरिडोर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कुछ पैसेंजर ट्रेन्स हुआ करती हैं, बट आप देखिए कि हमारे जो लोको पायलट्स हैं उनका यहाँ पे टू मच वर्क होना, प्रॉपर जो यहाँ पे आप देखिए कि उनका जो वर्किंग कंडीशंस है, टू मच रिलैक्स का जो समय है वो नहीं होना, और वर्क स्ट्रेस कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे वर्क का जो एफिशिएंसी है उसको ये इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेलवे सेफ्टी के बारे में तो आप देखिए कि कवच का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे कुछ पार्ट ऑफ रेलवे का जो ट्रैक्स है वहाँ पे उसको लगाया भी गया है। ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है कि रेलवेज का जो कोलिजन है उसको रोकने के रिगार्डिंग में कवच का जो कॉन्सेप्ट है, अभी सभी जो हमारे ट्रैक्स है वहाँ पे कवच का इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो कि RFID जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो वर्क किया करता है। ऑटोमेटिक जो ब्रेक्स है उसको इम्पोज किए जाएंगे कवच के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स USA का, आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा जो यहाँ पे एंटी ट्रस्ट लॉ है उसको वायलेट किया गया, उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा कुछ पेनल्टीज हैं वो लगाए गए थे।
क्योंकि आप देखिए कि गूगल के ही द्वारा आप कोई भी न्यू फ़ोन है उसको परचेज करते हो तो गूगल जो क्रोम है उसके अंदर में आपको प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो फ़ोन का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, क्या उनको यहाँ पे कुछ एडिशनल मनी देते हुए एडिशनल आप देखिए कि जिस तरीके से गूगल का ही जो सर्च इंजन है, गूगल का ही जो प्लेटफॉर्म्स है उसको इंसर्ट किया जाता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि गूगल का जो कंपनी है उसके अलावा अदर कंपनीज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मार्केट के अंदर में जो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो कंपटीशन है उसको अगर हमें क्रिएट करना है तो किसी को भी फेवरेबल जो सिचुएशन है वो ना प्रोवाइड किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग में इसको यहाँ पे एंटी ट्रस्ट लॉ के वायलेशन के रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया। तो उसका ये बैटल है जो हमारे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जब भी हम कंपटीशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2002 के समय 2002 का जो एक्ट है उसके थ्रू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिनका भी बेसिक मैंडेट यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको प्रोवाइड किया जाए सभी कंपनीज को हर एक सेक्टर के अंदर में, किसी भी कंपनी को यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस वो ना दिए जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप के बारे में है, वहाँ पे चिल्ड्रंस का जो डेथ हुआ उसको यहाँ पे बताया गया है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा जो अटैक किया गया। रसिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट के बारे में है, रशियन फोर्सेज के द्वारा एक और विलेज है जिसको कैप्चर किया गया, तो कंटिन्यूस ये विलेज कैप्चर का जो इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है चाइनीज़ एम्बेसी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि म्यांमार के वहाँ पे मिलिट्री के द्वारा 2021 के समय पावर को टेक ओवर किया गया था, और स्टूडेंट्स उसी पावर को टेक ओवर किया गया तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस भी है वहाँ पे सिविलियन कम्युनिटी के द्वारा। तो जो रेजिस्ट करने वाला जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा चाइनीज़ एम्बेसी है उसको यहाँ पे टारगेट किया गया है, म्यांमार का जो कैपिटल है वहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना के द्वारा जो म्यांमार का जो मिलिट्री फोर्स है उनको कंटिन्यूस वेपन्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं। आप देखिए कि जो सिविलियन रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनके साथ में भी चाइना का जो डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पोलियो के बारे में है, अभी आप देखिए कि हमारे भी कंट्री के अंदर में एक पोलियो का जो केस है वो सामने आया था जो कि वैक्सीन से जनरेट हुआ है। वैक्सीन के अंदर भी पोलियो का जो वायरस है उसको कैरी किया जाता है, बट कंप्लीटली जो यहाँ पे एक्टिव फेज के अंदर उसको नहीं कैरी किया जाता है, बॉडी के अंदर ही इम्यूनिटी है उसको जनरेट करने के रिगार्डिंग में वैक्सीन के अंदर में आपको जो पोलियो का जो वायरस है वो देखने के लिए मिलता है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की रिगार्डिंग में डिस्कशन है जहाँ पे आपको पोलियो के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बैरूत आप देखिए कि जो लेबनान के वहाँ पे सिचुएटेड है, तो हजीबुल्ला एंड इसराइल की डिफेंस फोर्सेज का जो अटैक एंड काउंटर अटैक का जो कॉन्सेप्ट है उसका डिस्कशन है। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके प्राइवेट जो हाउस है उसके ऊपर में आप देखिए कि ड्रोन का अटैक किया गया। और चाइना की डिस्कशन के बारे में है, चाइना के द्वारा वॉर के प्रिपेयर्डनेस के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि चाइना और ताइवान का जो कन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है। स्टूडेंट द हिंदू का न्यूज़पेपर के अंदर में संडे वाले दिन आप देखिए कि कुछ फोटोज़ है उनको शो किया जाता है लास्ट पेज के ऊपर में। तो यहाँ पे जो चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है उसके बारे में मेंशन किया गया है, उसी की कुछ फ़ोटोज़ शो किए गए हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो मॉडल है उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में मेंशन है जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।